नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी तैयार करना है जिन टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। सिलेबस के देखो 30 क्वेश्चन होते हैं और देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 टॉपिक जो है सिलेबस में है और बीसों के बीसों मैंने क्वेश्चंस को जो है शामिल करने का प्रयास करता हूं कि ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट होता चले। हर दिन जब भी मैं पेपर देता हूं आपको मैं कंप्लीट सिलेबस आधारित ही पेपर देता हूं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज का जो टारगेट है वो है 40 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चंस जो है लेकर के आते रहेंगे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। पेपर नज़दीक है, डेली कम से कम 2 से 3 पेपर ज़रूर लगाइए, ठीक है। डेली पेपर लगाइए, थ्योरी क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट करिए। इन सभी जो है टास्क को करते हुए आप 120 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरीके का जो है वीडियो मिलेगा पढ़ाई से रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन जो है सभी से मेरी सलाह है कि इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का वर्ड का क्या मतलब होता है कि दिमाग में चिंतन की अवस्था का होना, दिमाग को घोड़े दौड़ाना, दिमाग में सोचते रहना, हर चीज़ का समाधान, तर्क करना, सोचना समझना, ये सब जो होता है इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। कहते नहीं अरे क्या बार बार पे विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो बे, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, इस तरीके का। तो यहाँ पे जब होता है कि एक बच्चों में विकसित, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे में इस तरीके की सोच डेवलप हो कि वो हर चीज़ पे तर्क करें, चिंतन करें, मनन करें, हर क्वेश्चन पे सोचें, ब्रेन स्टॉर्म करें, विचारावेश करें, तो आपको बच्चों को अपसारी प्रकार के प्रश्न दो को देना होगा। अपसारी सोच आधारित जो है क्वेश्चंस कराने होंगे, अपसारी प्रश्न कराने होंगे। अपसार का मतलब होता है जहां पे एक प्रश्न के कई उत्तर दिए जा सकें, ऐसे क्वेश्चंस आप बच्चों को दीजिए, है ना। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभिसारी टाइप का प्रश्न है जहां पे एक ऑप्शन है, आंसर मैंने दे दिया बी, तो ये अभिसारी सोच को होता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और इसके जो है ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड नहीं हो सकता। इसका बस एक आंसर सही है तो सही है। लेकिन अपसारी वाले जो प्रश्न होते हैं जिनके कई उत्तर दिए जाते हैं, जैसे हम कोई भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है ना कि भाई हर व्यक्ति अच्छा अपने अपने तरीके से नोट करता है, अपने अपने तरीके से क्वेश्चंस को लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपसारी सोच वाले जो है विकसित करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बात समझ गए। इस प्रश्न इस शब्द को केवल लिख लो, इस शब्द के आगे जो है अपसारी सोच, अपसारी प्रश्न लिख लेना। इसका मतलब होता है कि कई एक प्रश्न के कई उत्तर देना है, मतलब एक प्रश्न के कई समाधान देना। मतलब एक बच्चे से आपने कोई क्वेश्चन पूछा और अगर बच्चा आपको जो है उसके कई समाधान दे पा रहा है, कई उत्तर दे पा रहा है, उसके कई संभावित उत्तर दे पा रहा है, तो इसका मतलब है बच्चा का जो सोच है वो अपसारी सोच वाला बच्चा है, ठीक है। और ये बच्चे के जो है जो ब्रेन को जो है डेवलप करने में बहुत मदद करता है। याद रखिएगा, इससे बच्चे की आईक्यू भी बढ़ती है और जो है चिंतन और क्षमता का भी विकास होता है, तर्क करने की क्षमता का भी विकास होता है। इस तरीके के कुछ गुण डेवलप हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा जो पहली बार देने जा रहे हैं और जिनको जो है ये क्वेश्चन गलत है, जिनको बातें नहीं समझ में आ रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए करके सीखने का सिद्धांत स्किनर का है। शुरू में जो है भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं और भाषा विचार पर आधारित होता है वाइगोस्की, और बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं चोम्स्की। तो यहाँ पे देखिए जो सिद्धांत सही है, यहाँ पे तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर सही नहीं होगा तो वो है आंसर ए, सही नहीं होगा। यहाँ पे जोड़ा सही नहीं है, नहीं वाला उत्तर देना है। बाकी ये सभी आंसर्स यहाँ पे सही हैं। देखिए शुरू में जो है भाषा और विचार अलग अलग होते हैं प्रारंभ में, ये जो है स्टेटमेंट पियाजे का है। और भाषा और विचार परस्पर अंतःक्रिया से जो है डेवलप होती है, तो वाइगोस्की ने जो है इसके बारे में कहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। बच्चे जो है कुछ भाषा के साथ दुनिया में प्रवेश करते हैं, चोम्स्की का कहना है, मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बच्चे कुछ भाषा के साथ दुनिया में प्रवेश करते हैं, इसकी जगह सबसे बेस्ट ऑप्शन जो ये रहता है
कि बच्चों में जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जहाँ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन करके सीखने का सिद्धांत जो है ये लर्निंग बाय डूइंग है, ये जॉन डोवी का है। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया वो ऑपरेट कंडीशनिंग का है। अगर हम इस क्वेश्चन को भी सही माने तो करके जो है ये हो सकता है कि सीडीपी का क्वेश्चन हो और मैंने जो है प्रीवियस ईयर में किसी क्वेश्चन से उठाया हो और ये क्वेश्चन जो है गलत हो, बाद में साबित हुआ हो और मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। मेरे अनुसार यहाँ पे आंसर मैं ए लगाऊंगा, अगर सही नहीं है ये गलत स्टेटमेंट है, ये बात कहना चाहूँगा। बाकी सभी सही हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ का मैंने आपको स्टेटमेंट बताया कि कुछ भाषा के साथ जो है दुनिया में प्रवेश होते हैं। मतलब कुछ भाषा कैसी, कुछ भाषा में क्या हो सकता है, वो किस तरीके की, वर्बल है कि सांकेतिक भाषा है। तो हम मान सकते हैं कि भाई संकेत वाली भाषा तो डेवलप होती है बच्चे में, वर्बली बबलाता है बच्चा, या फिर अपनी भावनाओं को जो है सेंसेस के माध्यम से जो है प्रेस करता है। जैसे आपने उसको जरा सा हंसाया तो वो पैर पटकेगा, खूब खिलखिलाएगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो हम मान सकते हैं। पर आप आंसर यहाँ पे अगर इस तरीके का आए तो ये आंसर लगा दीजिएगा। ये मतलब स्किनर ने नहीं कहा था, ये जॉन डीवी का है। और स्किनर का अगर हम बात करें तो ऑपरेट कंडीशनिंग है। ठीक है, चलिए। सीखने से क्या तात्पर्य होता है, तो यहाँ पे सीखने से अगर हम तात्पर्य की बात करें तो यहाँ पे मनोवृत्ति में परिवर्तन से है, व्यवहार में परिवर्तन से है, व्यवहार में अपेक्षाकृत जो है स्थायी परिवर्तन से है, अनुभूति में परिवर्तन से है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए, सीखना मतलब लर्निंग से तात्पर्य होता है कि जो भी आप जो है आपका जो नेचर है उसमें स्थायी रूप से परिवर्तन हो पा रहा है कि नहीं। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, तो आप अगर कुछ आपसे क्या कहेंगे कि आपने साइकिल चलाना कंप्लीट रूप से सीख लिया, तो इसका मतलब है कि आपने इस चीज़ को सीख लिया। स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, आपका सीखना स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, ये बात याद रखिएगा। सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो ऐसे अगर आप सुविधाहीन और जो है वंचित समूह को जो है आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर जो है अपनेपन की भावना होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए। मतलब समावेशी क्लासरूम में जब इस तरीके के बच्चे आते हैं तो एक टीचर का भी समावेशी होना चाहिए, समान नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि कमज़ोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, ना कि उसे अलग जो है क्लासरूम में या अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। और सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करने में दिक्कत ये होगी कि ये सब वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनको जो है बहुत सारी कमियां होंगी, आपको है ना, इनकी भाषा में कमियां होंगी, इनके नॉलेज में कमियां होंगी, इसके आईक्यू में कमी होगी। बहुत सारे आप बच्चे जो है क्लास 1 में होंगे लेकिन कंप्लीट ABCD नहीं आती होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चे की विशेषताओं को ध्यान में रख करके आपको जो है अपनी टीचिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें सभी बच्चों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये हमें एज अ टीचर करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आकलन के लिए हमें जो है सबसे जो है अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए वो है रटने के कौशल को बढ़ावा नहीं देना है, ये तो तुरंत काट दीजिए। केवल जो है विषय वस्तु पर जो है प्रोत्साहित नहीं करना है, ये भी काट दीजिए। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, आंसर हमें तुरंत मिल गया। आंसर हो गया सी। वर्ष में जो है परीक्षाओं का आयोजित करके जो है काम अपना निपटा देना, ये भी नहीं। केवल संज्ञानात्मक आयाम का जो है आकलन करना, ये भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम टैग वर्ड को भी पढ़ लें तो टैग वर्ड से भी हम क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे, यह बात याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे जो निकला है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षमता है डैश डैश डैश, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक जो है उद्देश्यपूर्ण जो है क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो यहाँ पे बुद्धि जो है एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे जो है बच्चा जो है विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ आसपास समाज जो है परिवेश के साथ जो है प्रभावी ढंग से समायोजित करता है ना, मेलजोल बढ़ाता है, ठीक है, और तर्कपूर्ण चिंतन करता है। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। आंसर हो गया ऑप्शन ए। मैंने बुद्धि से के संबंध में जस्ट जो है इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो है, आपको इससे ज़्यादा कहीं पे भी क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। और उस वीडियो को देख लिया तो आपके जो है अगर इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है, अगर नहीं इंटेलिजेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उस टॉपिक को देख करके उन क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, मतलब
वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करता है या वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया, देखिए ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर इंद्रियों से वो चीज़ों को सीखता है, सेंसस के माध्यम से। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें बच्चा प्रतीकात्मक सोच वाला होता है। भाषा का विकास सबसे तेजी से जो है इसी अवस्था में होता है। जीववाद की धारणा भी इसी में आ जाती है। ईगो सेंट्रिक होता है। कंजर्वेशनल की जो है समझ यहाँ पे नहीं होती, कंजर्वेशन की समझ नहीं होती है। मूर्त जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है, इसमें बच्चा तार्किक समझ जो है होती है। इसमें क्लासिफिकेशन की समझ आती है, दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व देता है ना। ठोस वस्तुओं से जो है चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। और लास्ट वाले की बात करें तो काल्पनिक सोच वाला होता है, वैज्ञानिक तर्क करता है, रीजनिंग एबिलिटीज़ को सॉल्व करने लगता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। मैंने पियाजे के संबंध में एक कंप्लीट वीडियो दिया है, उसको देख लीजिए, उसका नोट्स बनाइए। जितनी बातें मैंने आपको कही हैं ये आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा वही भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में से कौन सा जो है समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। तो ये जो त्रुटि कहलाएगी इसे कहते हैं हम विकासात्मक त्रुटि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाई निश्चित समय में जो है हम एक टारगेट होता है कि हमारा साल भर में हम इतने जो है ज्ञान को कंप्लीट कर देंगे, मतलब इतने नॉलेज को हमें कंप्लीट करना है, इस बच्चों को ये सब सिखाना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे हमें अनुचित देखना है, कौन सा चीज़ गलत है यहाँ पे देखना है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी जो है कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है और पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन कर सकता है। ये भी बात सही है, 9 का आंसर यहाँ पे भी सही है। पाठ्य जो है पुस्तकों से प्राप्त जो है ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी जो है अत्यधिक उपयोगिता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ये गलत है, अनुचित है। क्योंकि पाठ्य पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है आपको वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलता है ना, वो रटा रटाया वाला टाइप होता है, किताबें पढ़ लिया आपने इस तरीके से। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब होता है जो आप खुद करके सीखते हैं, अभ्यास से सीखते हैं, प्रैक्टिकल से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रयोगों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, लर्निंग की ज़रूरत होती है, लर्निंग बाय डूइंग की ज़रूरत होती है, अनुभव बेस्ड होती है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये पॉइंट को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन गलत कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की असफलता का प्रमुख कारण है। तो असफलता का प्रमुख कारण हम किसे मानेंगे, रचनात्मक शिक्षण पद्धति को मानेंगे, ये तो बच्चों की सफलता का मूल कारण होता है। असंदर्भित जो है पाठ्यक्रम मानेंगे, अनुभवात्मक अधिगम मानेंगे, अनुभव आधारित लर्निंग, या अनुभव में सक्रिय सहभागिता, अधिगम में सक्रिय सहभागिता। तो यहाँ पे जो असफलता का मूल कारण माना जाएगा वो है असंदर्भित जो है पाठ्यक्रम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मुझे लगता है ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा, हर किसी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक अच्छे टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। भाई उसको विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण होना चाहिए, कि प्रभावी नेतृत्व का गुण होना चाहिए, या विद्यार्थी के हित का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे बहुत ज़रूरी है टीचर के अंदर वो है विद्यार्थियों के हितों का ध्यान में रखना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए, अगर विद्यार्थी के बच्चे का हित क्या है ये अगर टीचर को नहीं पता है तो वो तो देखिए आएगा रटा रटाया ज्ञान जो है बोल के चला जाएगा। बोलने में भी अच्छा होगा, हमारे नेता देखिए कितने बढ़िया हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, तो क्या वो ज्ञानी होते। देखिए, हितों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप जो है एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। क्योंकि टीचर के पास जो है बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, बच्चे का सर्वांगीण जो है विकास के लिए जिम्मेदार होता है। वो बच्चे के शारीरिक जो है विकास के लिए भी मदद करता है, वो बच्चे के मानसिक जो है ग्रोथ में भी मदद करता है, वो बच्चे के इमोशनल चीज़ों को भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है। बहुत सारी जगहों पे वो जो है सामाजिक ज्ञान भी देता है, नैतिकता का भी ज्ञान देता है, सही और गलत का पाठ भी पढ़ाता है। तो बच्चे का संपूर्ण जो है
व्यक्तित्व जो है एक टीचर बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है ना। तो यहाँ पे विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। एक टीचर को बच्चों में अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जैसे ही व्यक्तिगत वाक शब्द आया, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये जो है शब्द की व्याख्या किसने की है, वाइगोस्की ने की। इस व्यक्तिगत वाक के अलावा अंतःवाक और सामाजिक वाक, इन दो और की जो है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की स्पीच की व्याख्या की गई है। व्यक्तिगत वाक का मतलब होता है जो है प्राइवेट जो है स्पीच को कहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा अपने जो है समस्याओं का जो समाधान जो है प्राइवेटली करता है, मतलब अपना समस्याओं का समाधान चुप चुप रह करके, बोल बोल करके, मन ही मन में चीज़ों को करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये तो तुरंत काट देना है। आंसर हो गया यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये स्वनियमन सुसाधित होता है, इसमें टीचर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, व्यक्तिगत वाक में जो है बच्चा जो है अपनी समस्याओं का समाधान जो है स्वयं ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, और प्राइवेट अंतः वाक्य में क्या होता है, प्राइवेट वाक्य में क्या होता है, जैसे व्यक्तिगत वाक्य की बात करा रहा हूँ, केवल इतनी बात को समझना कि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। कैसे ढूंढता है, स्वयं से ढूंढता है, स्वयं से जो है खेलता कूदता है, हूँ करते हुए शीशे के सामने खड़े होकर बतियाएगा, गुड्डा से बतियाएगा, गुड़िया से बतियाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं रहता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो इसे गुण, जब भी पढ़ाने बैठो गले में खराश कुछ ना कुछ हो जाती है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, आई होप थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत हो रही होगी, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे गुणज वैकल्य है। गुणज वैकल्य का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब एक से अधिक जो है समस्याएं होना। भाषा वैकल्य में भाषा की समझ नहीं होती, पठन वैकल्य में अक्षरों की समझ नहीं होती है ना। गति समन्वय जो है वैकल्य, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए आप जो है बच्चा हाथ से आंख के तालमेल, आपने देखा होगा कई बच्चे जो है उम्र में बड़े होते हैं, 14, 15, 16 साल के, और उनको जो है गति की समझ नहीं होती, स्पीड की समझ। जैसे उनको बॉल फेंको ना तो कैच नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। कई बार तो हमने, एक बच्चा मेरे जो है पास में पड़ोस में रहता है, जो जब उसको कप या गिलास पकड़ने को दो ना तो वो एक झटके में चीज़ों को नहीं पकड़ पाता। उसके या तो कप के ऊपर पकड़ेगा, सबसे ऊपर हवा में पकड़ेगा, या तो नीचे से दाएं, फिर धीरे से जो है, उसकी मम्मी कहती धीरे से, ध्यान से, तब वो पकड़ता है। तो ये गति समन्वयक वैकल्य होता है। ठीक है, ये एक शारीरिक जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जब बच्चे को कोई दिमाग में चोट लग जाए, या गर्भधारण के समय जो है चोट लग जाए, या डिलीवरी के समय कुछ भी हो सकता है, दिमाग बच्चे की जो है न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मोटर जो है कोऑर्डिनेशन जो है स्किल्स में कोई कमी आना। ठीक, निम्नलिखित में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, बच्चों में सृजनात्मकता का पोषण करे, वो क्या होता है। तो प्रत्येक बच्चों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा जो है क्रिएटिव माइंडेड हो जाएगा। जो भी बच्चे के अंदर प्रतिभाएं हैं उसका पोषण करो, उसको उभारो। जैसे कोई बच्चा आर्ट में अच्छा तो उसको उभारने का प्रयास करो, कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा तो उसको उभारो, कोई बच्चा बहुत अच्छी आईक्यू का है, प्रतिभाशाली बच्चा है, सुपीरियर बच्चा है, जिसका आईक्यू 120 प्लस हो, 130 हो, तो उसको जो है उसी तरीके के क्वेश्चंस कराओ, ताकि जो है उसकी जो है क्रिएटिविटी और उभरे, उसको पोषण मिले और अच्छे तरीके से हो। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किसने जो है त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। जो है 3 डायमेंशनल जो है इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया, तो गिलफोर्ड ने दिया था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे जो है 3 वो आयाम है कौन से, तो एक तो है ऑपरेशन जिसे हम क्रिया नाम देंगे, दूसरा है सामग्री जिसे कहते हैं जो है काउंटर्ड कह सकते हैं, और तीसरा है उत्पाद जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। ऑपरेशन में क्या होता है, सोचने की प्रक्रिया को देखा जाता है। सामग्री में क्या होता है, विषय के बारे में सोचना होता है, किसी टॉपिक के बारे में सोचना होता है। उत्पाद होता है, सोच का परिणाम होता है। इन तीनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा तो मेरा जो है इंटेलिजेंस वाला टॉपिक को कवर कर लीजिए, आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है,
अभिकथन यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिकीय बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो देखिए, अभिकथन जो दिया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। ये कैसे गलत है कि शारीरिक विकास जो होता है, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परिणाम होता है। मैं बार बार आपसे कहा है, तो यहाँ पे तो सिर्फ केवल जो है उसकी आनुवंशिकी हेरिडिटी को ही जिम्मेदार, जबकि इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर हेरिडिटी अच्छा भी है और इन्वायरमेंट बच्चे को अच्छे से ना मिला, उसको पोषण अच्छे से नहीं मिला, बाहरी पोषण अच्छे से नहीं मिला, उसका सामाजिक जो है विकास अच्छे से नहीं हुआ, उसको नैतिकता का विकास नहीं हुआ, तो भाई फिर बच्चा तो डेवलप कैसे करेगा। वो बच्चा जो है अगर नैतिकता की उसको सही और गलत की समझ नहीं है तो वो गलत करेगा, है ना। लोगों की हत्याएं कर सकता है, लोगों को मार सकता है, चोरी कर सकता है ना, पढ़ाई में नहीं ध्यान सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है, एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का परिणाम होता है। कहीं पे भी ऐसी बातें आए तुरंत काट देना। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये भी काट दीजिए, क्योंकि मैंने आज ये अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन जो है गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच जो है भ्रांतियां, गलत फहमी को जो है हमें क्या करना चाहिए। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है भाई, बच्चों के बीच में किस तरह की गलत फहमी है, पढ़ाई को लेकर क्या गलत फहमी है, टॉपिक को लेकर क्या गलत फहमी है, इसको एज अ टीचर हमें पहचानना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि ना कि अनदेखा कर दो या फिर दूसरों से प्रचार करो कि देखो ये इसके अंदर जो है क्या प्रॉब्लम है, ये देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि किशोरावस्था एक तनाव और तूफान की अवस्था है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इस अवस्था को हम स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था नाम देते हैं और इसे कहा है स्टैनले हॉल ने। और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था जब आती है तो बच्चा जो है अमूमन जो है 11 वर्ष से 13 वर्ष इस तरीके का एज में होता है। अब इस एज में होता है तो बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, एग्रेसिव हो जाता है, अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है, हीरोइज्म होता है, हीरो बनने की चाह होती है, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, तू मेरा भाई मैं तेरा दोस्त, ऐसा मेरा बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके की धारणाएं होती हैं, है ना। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल में जो है वो एक डायरी चलती थी जिसमें तू मेरे बारे में कुछ अच्छी चीज़ें टेस्टिमोनी लोग लिख करके दो, इस तरीके की चीज़ हो, तो वो बेस्ट फ्रेंड वाला ही होता है मामला कि मैं तेरे लिए क्या महत्वपूर्ण रखता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तू है कि वो है, इस तरीके की धारणाएं आती हैं। तो स्टोरावस्था एक जो है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे पे सामाजिक और नैतिकता का जो है बहुत ज़रूरी होता है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करें, सामाजिक ज्ञान दें, समाज में उठे बैठे उसको उठाएं बैठाएं, उसको ले जाएं, लोगों से घुलना मिलना सिखाएं, इस तरीके की चीज़ हो रही, ना कि उसको घर में बैठाएंगे तो फिर उसका एटीट्यूड जो है अलग तरीके का डेवलप होगा। यहाँ पे बात समझ गए। स्वालीनता जिसे कहते हैं, ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थियों में पहचान हेतु किन विशिष्ट गुणों होने की संभावना होती है। तो ऑटिज्म से जूझ रहा है अगर बच्चा, तो उस बच्चे में संप्रेषण से संबंधित कठिनाई होगी, सभी के साथ अंतः क्रिया करने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि बुद्धि लब्धि IQ उसका उच्च स्तर का नहीं होगा और उच्च स्तरीय के जो है सामाजिक कौशल नहीं होगा। ये सारे क्वालिटीज़ जो हैं उसमें नहीं होंगी। संप्रेषण में उसको कठिनाई होगा, बोलने में कठिनाई होगी, है ना, लोगों के बीच में घुलने मिलने में कठिनाई होगी, अंतः क्रिया करने में कठिनाई होगी, उसका IQ जो है निम्न स्तर का हो सकता है ना। सामाजिक कौशल तो बहुत ही नीचे होगा, किसी से जब बात ही नहीं करेगा, जो है आंतरिक सोच वाला होगा, बहिर जो है मुखी नहीं होगा जो खुल मिल के खूब बात करे ना, अंतर्मुखी होगा, चुपचाप दबा दबा कोने में बैठा रहेगा। इस तरीके का ऑटिज्म जिसे कहते हैं स्वालीनता हिंदी में कहेंगे। इस चीज़ को याद कर लेना, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। तो कुपोषण जो है ये सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता, बल्कि नकारात्मक जो है योगदान देता है। अगर बच्चा कुपोषित है, शारीरिक जो है उसका शरीर हष्टपुष्ट नहीं है, तो जब शरीर हष्टपुष्ट नहीं है, खाना मिल नहीं रहा है, तो उसका मानसिक ग्रोथ कैसा होगा, शारीरिक ग्रोथ कैसा होगा। इसलिए कहा जाता है ना, भूखे पेट भजन ना होए, है ना, अच्छे शरीर में अच्छा मन बसता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी जो है यहाँ पे सभी जो है गलत है, ठीक है। स्किनर के अनुसार प्रतिवादी जो है अनुक्रिया, रेस्पोंडेंट जो है बिहेवियर क्या होता है। तो ये जो है एक स्वतः घटित तो होता है, प्रयास और भूल से सीखी जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये सभी जो है आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा।
ये स्वतः घटित होता है। इसका क्या मतलब हो गया? प्रतिवादित अनुक्रिया का मतलब होता है किसी क्रिया या उद्दीपन के जो है उत्तर में कुछ क्रिया का घटित होना, कुछ किसी एक्शन के बदले किसी अन्य एक्शन का घटित होना। जैसे ठंड लगने पे कपकपी आना, मीठा देख करके मुंह में पानी आ जाना, चोट लगने पर दर्द होना, प्याज काटने पर जो है आंसू आ जाना। तो ये स्वतः घटित होता है, इसके लिए कोई कुछ अन्य क्रियाएं नहीं इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसी को कहते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर। किसी चीज़ के रेस्पॉन्स में क्या बिहेवियर हुआ, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया, स्वतः घटित होने वाली होती। इसको नोट कर लेना, सारे क्वेश्चंस को समझ के नोट करते जाइए। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर बिल्कुल सिर्फ 2 शब्दों में खत्म हो जाता है। लेव वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसमें महत्वपूर्ण माना था समाज और संस्कृति को। बस इसको बनाए रखिए अपने साथ और आंसर लगाते जाइए। आंसर हो गया ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अभिकथन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण जो है करने की अनुमति दी जाए। और तर्क इस पर दिया गया है कि ये अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से बच्चों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर सीखने में नियंत्रण नहीं होगा तो अनाप शनाप सीखने के लिए, ज्ञान तो इतना कुछ भरा हुआ है, व्हाट्सअपिया ज्ञान भी बच्चे आजकल जो है लिए जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि क्या क्या ज्ञान लेना है, क्या ज्ञान की चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अधिगम की प्रक्रिया में कुछ नियंत्रण की ज़रूरत होती है। टू द टॉपिक काम करिए, है ना। तो ये बात सही है। और ये निर्णय लेने में जो है अधिगम पर नियंत्रण रखने से क्या होता है, बच्चों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि हमें क्या सीखना है और क्या ये हमारे काम का नहीं है। भाई सीखने के लिए तो कुछ भी है। अब हाई स्कूल में आप इंटर का सिलेबस सॉल्व करने लग जाओ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंटर तो आपको बाद में करना ही है। या हाई स्कूल में बीए की परीक्षा देने लग जाओ कि मैं ये सब कर लेता हूँ, देखा मैं तो ये सब चीज़ें नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही कर पा रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों और सामाजिक जो है संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें डैश डैश का बीज जो है बोता है। तो देखिए बच्चों को स्कूल केवल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करता। मैंने आपसे बताया ना कि एक जो टीचर होता है बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होता है। संपूर्ण विकास का मतलब होता है उसके शारीरिक विकास की भी बात कर रहा हूँ, उसके मानसिक विकास की बात कर रहा हूँ, उसके भावनात्मक विकास की बात कर रहा हूँ, उसके नैतिक विकास की बात कर रहा हूँ। उसमें सामाजिकता का बीज भी बोझ बोता है। सामाजिकता का बीज कैसे बोएगा भैया, जो है ग्रुप में काम कराएगा, ग्रुप में बैठाएगा, ग्रुप में क्वेश्चंस पूछेगा, ग्रुप में उत्तर देने के लिए करेगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहेगा, है ना, एक दूसरे को शेयर करना सिखाएगा चीज़ों को। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है किस चीज़ के, तो सामाजिकरण का बीज बोता है। वातावरण का, भौतिक संरचना का, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो होता है एक तरीके से बाहरी ऊर्जा जो किसी कार्य को करने में आपकी मदद करती है। पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिकथन वाला फिर से एक प्रश्न आ जाता है। देखिए अभिकथन के प्रश्न जो है सीटेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब तो खूब पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे लेकिन अब होते, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। और मैं आपको बहुत पहले मैंने इसको अपलोड किया था, तो कई बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चंस देखते नहीं हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अभिकथन से रिलेटेड कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दूं एक साथ जो है बल्क में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि जो है जो भी आपको यस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो मैं जो है आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चंस करा दूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि एक टीचर को बच्चों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो ये जो 25वें का जो क्वेश्चन है ये दोनों रूप में सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि समस्या समाधान की रणनीतियों से क्या होता है, बच्चे में जो है अधिगम में सुधार आता है। भाई जब बच्चा समस्याओं का समाधान करता है तो उसके अंदर अपसारी जो है सोच डेवलप होती है। वो अपनी प्रश्नों को, अपने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है, दिमागी घोड़े दौड़ाता है, ब्रेन स्टॉर्म करता है और कई प्रश्न कई एक एक
प्रॉब्लम के कई उत्तर सुझावित करता है, सुझाव देता है अपने आप को कि भाई ये इन तरीकों से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि बच्चे में तार्किक क्षमता डेवलप होती है, समान रूप से जो है अपनी कमियों को भी पहचानने का प्रयास करता है और अच्छाइयों को भी पहचानता है। भैया देखो, जैसे आप मान लीजिए आप पेपर हैं, आपने ये पेपर लगाया और समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है आपने पेपर लगाया, देखा कि मुझे जो है इन टॉपिक से एक दिक्कत होती है, तो ये चिंतन हुआ कि अपनी कमियों को भी पहचाना। कई लोग क्या होता है कि क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं लेकिन अपनी कमियों को पहचानने की कोशिश नहीं करते, उनको डर रहता है कि अपनी कमियों को मैं जान जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या होगा। अरे भाई, अपनी कमियों को पहचानो और फिर उसको दूर करने का भी प्रयास करो। तो समालोचनात्मक चिंतन का मतलब यही होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शब्द जो है अगर पता है कि समावेशी कक्षा का मूल अर्थ क्या होता है, तो ये टीचर द्वारा मित्रवत हुआ आत्मीय ज्ञान का प्रयोग करना, ये विशेषता नहीं है। या फिर यहाँ पे एक समान ज्ञान वाले क्षमता बच्चों को जो है समग्र, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन हमें मिल गया है। एक समावेशी कक्षा जहाँ पे सामान्य बालक, विशेष बालक, विशिष्ट प्रकार के बालक, सभी प्रकार के बच्चे, जो है वंचित वर्ग के बच्चे, सभी जो है बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं और इन सभी के सम्मान को बनाए रखना एक टीचर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एक समान ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी जो है वहाँ पे नहीं होते, वहाँ पे विभिन्न जो है ज्ञान क्षमता वाले होते हैं। किसी का आईक्यू बहुत ऊपर होगा, किसी की भाषा बहुत अच्छी होगी, किसी की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, कोई आर्ट में बहुत अच्छा होगा और कुछ बिल्कुल भी बेकार होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा, है ना। काओ क्लास 1 या क्लास 2 में हो और वो अच्छे से काउंटिंग तक ना कर पाए, वो टेबल ना सुना पाता हो, तो ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी, जबकि ना कि एक समान क्षमता वाले बच्चे आपको वहां देखने को मिलेंगे। बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, तो देखिए बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो पढ़ करके भी सीखते हैं, देख करके भी सीखते हैं, अन्वेषण से भी सीखते हैं, सुन करके भी सीखते हैं और जो है एक्शन से भी सीखते हैं, जो है लर्निंग बाय डूइंग की से भी सीखते हैं। तो ये सारी क्रियाएं से बच्चे जो है सीखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन क्या है, तो अगर बच्चे का उचित विकास देखना है तो उसका स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गलत तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 2 पॉइंट तो गलत हो गया। सही है, क्योंकि विकास शारीरिक विकास से सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, ये भी पॉइंट गलत हो जाता है। यहाँ पे ये सही बात है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। अगर आपका शरीर जो है स्वस्थ है तो आपके स्वस्थ शरीर में अच्छा मन बसेगा, आपके अंदर किसी तरीके की कोई हीन भावना डेवलप नहीं होगी, है ना। तो आप इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो है टीचर के मानसिक स्वास्थ्य की, उसका मानसिक ठीक है कि नहीं, संतुलन बनाया है रहता है कि नहीं, क्लास में सही से ध्यान देता है कि नहीं, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है छात्र जो है छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, टीचर की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षणिक विकास पर टीचर के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो आंसर यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर टीचर का स्वास्थ्य सही नहीं है, मानसिक संतुलन हिला हुआ है, पागल टाइप का टीचर है, तो जो है उसको, बच्चे को भी कहीं ना कहीं पागल कर देगा। क्योंकि सारा जो है बच्चे के शैक्षणिक विकास पर एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, समावेशी होना बहुत ज़रूरी है और उसके अंदर जो है हीन भावना की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारे कुछ जो है गुण होते हैं, एक सामान्य से जो है यूनिवर्सल, ये देखिए नैतिकता के नियम है कि इस तरीके के गुण बच्चे में, टीचर में या बच्चों में नहीं होने चाहिए, वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आधार बना के आंसर आपको देने हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्गत जो है स्कैफ फोल्डिंग दर्शाता है। आप अच्छे तरीके से याद कर लो, स्कैफ फोल्डिंग की अवधारणा दी थी वाइगोस्की ने, और यहाँ पे इस अस्थायी मदद की बात हो रही है। अस्थायी मदद, जहाँ पे अस्थायी सहयोग की बात हो वहीं पे आंसर टक से लगा देना। अध्यापक द्वारा सीखने के प्रयोग में की गई शिक्षण विधियों को सीखने में बड़ों के द्वारा या टीचर के द्वारा अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको डेली आपको पेपर्स देते रहेंगे। अगला को वीडियो के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है और आज के लिए जो है
यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।